डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखी पुस्तक बागपत के खरबूजे के लिए उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बागपत के खरबूजे 20वीं शती की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद आप सबके समक्ष आज की संध्या मैं अपनी आज की अतिथि ओम प्रकाश नौटियाल जी से को प्रस्तुत करती हूँ। और आज बहुत दुखद घड़ी है। हमारे साहित्य के दुनिया के न जाने कितने ही बड़े बड़े साहित्यकार जो हैं आज नहीं रहे, और आज भी अभी कुछ देर पहले ही कुंवर बेचैन जी का भी निधन हो गया है। यह बहुत ही दुखद घड़ी है, तो आइए उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नौटियाल सर, आपका स्वागत है, आप इस बारे में कुछ कहें। जी नमस्कार। आज सचमुच जैसे कि आपने कहा, बहुत ही हृदय जो है दुखी है। डॉक्टर कुंवर बेचैन के निधन का समाचार दोपहर बाद मिला, मन व्यथित हो गया। मेरी जो एक तीसरी पुस्तक मैंने प्रकाशित की थी पीपल बिछो में, उसकी भूमिका डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखी थी। डॉक्टर कुंवर बेचैन इतने सहज सरल, और उनकी विद्वता का तो सब लोहा मानते ही हैं। विश्व भर में उनकी कविताएं पढ़ी और सुनी जाती हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब, आपको मैं कविताएं भेज रहा हूँ, आप इनकी भूमिका लिख दीजिए। तो डॉक्टर बेचैन ने कहा कि मेरी आंखों में सब कुछ समस्या है आजकल, तो मैं बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता आंखों का, इसलिए मैं फ्लैप लिख दूंगा छोटा सा। लेकिन जब उन्होंने कविताएं पढ़ी तो उन्होंने मुझे फोन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भूमिका लिखूंगा। और फिर उन्होंने उसकी भूमिका लिखी। तो इतनी सरलता, कभी उनको फोन करो तो वो जवाब देते थे, कोई मैसेज दो हमेशा उसका जवाब देते थे, इतना समय वो निकाल लेते थे, जबकि इतनी अधिक व्यस्तता थी उनकी। उनकी मैंने कई सारी किताबें ली, पढ़ी। एक उनकी किताब है डॉक्टर कुंवर बेचैन के नवगीत, उसमें उनकी एक रचना है, छोटी सी एक गीत है, बीज गणित शाम, थोड़ा साझा करना चाहूंगा। जरूर सर, जो हमारे साथ आपके साथ और अतिथिगण जो है उनके साथ। अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं से खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। भोर किरण ने दिया गुणन फल, दुख का सुख का भाग, जोड़ दिए आंखों में आंसू, घटा पीत का फाग। प्रश्न चिन्ह हो, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम। जन्म मरण के ब्रैकेट में यह रही जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद। नफी नफी सब जमा हो रहे आठों आठों याम, आंसू आह अबहाओं को ही ये रेखाएं तीन, खींच रही हैं त्रिभुज जिंदगी का होकर के गमगीन। अब तक तो ऐसी बीती है, आगे जाने राम। तो ये एक उनकी रचना है। जी, और बड़ी दुख की बात है कि उनकी जो शारीरिक जिंदगी जो उनकी है, उस पर पूर्ण विराम लग गया आज। लेकिन हमेशा अमर रहेंगे अपनी रचनाओं से और अपने व्यक्तित्व के कारण। मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
साहित्य की दुनिया की ये कृति कभी भी पूर्ण नहीं होगी। उनकी जो जगह थी और जो उनका सरल व्यवहार था, उनकी जो रचनाएं थी, सारी उनकी जो स्वभाव है, उनके गुणों को दर्शाती। काफी उम्दा जी व्यक्तित्व के इंसान थे। और पिछले साल ही हिंदी साहित्य परिषद में उन्होंने अपनी साक्षात्कार दी थी। हम लोग भी उस वक्त मौजूद थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उनको सुन रहे थे। क्या पता था कि मैंने 26 जुलाई वो दिन था, नहीं मालूम था कि जी साल भर भी नहीं होंगे और इस तरह से ये कोरोना जैसी विभत्स जो एक राक्षस जो घूम रहा है हर वक्त, किस तरह से इंसान को ले रहा है और कितनी बुरी तरह से साहित्यिक दुनिया पे असर पड़ा है। मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। मन बिल्कुल स्थिर नहीं हो पा रहा है सोच करके। हर दिन कोई ना कोई साहित्यकार का इंतकाल जी हो रहा है। तो बड़ी ही दुखद घड़ी से गुजर रहे हैं। हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम सबको संबल दे, हमारी मनोबल दे, हमें शक्ति दे कि हम लोग अपने आप को सभी को संभाल सके और एक दूसरे से दूर रहकर ही सही, लेकिन हाल चाल पूछते रहे एक दूसरे का। मनोशक्ति को बढ़ाए, मनोबल को बढ़ाए, ये जरूरी है। क्योंकि जी इंसान का व्यवहार ही है जो रह जाता है। और तो जी सब कुछ बस इसी से तो पहचाना जाता है इंसान को। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी, व्यवहारिक होना जरूरी है आज। क्योंकि इंसान का वही गुण ही तो रह जाता है लोगों के स्मरण में, जिसके कारण वो याद किया जाता है। तो आज एकदम हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ मैं कुंवर बेचैन सर को। और बड़ी दुखद और अपूर्णीय क्षति हुई है साहित्य दुनिया की। और कमलेश सर जुड़े हुए, प्रणाम कमलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और स्वागत है कमलेश जी, और सर आपके बारे में, आप देहरादून उत्तराखंड से हैं और एमएससी फिजिकल में और मैथ्स में एमबीए आपने किया है। व्यवसायिक अर्हता, ये क्या है सर? व्यवसायिक अर्हता व्यवसाय की प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं जो आपके अनुभव के आधार पर मिलती है। इनकी कोई परीक्षा नहीं होती। अच्छा लेकिन जो अच्छा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो देखते हैं कि ये क्वालिफाई करते हैं, इनको अनुभव है हाँ, इस तो क्षेत्र में, तो अच्छा, वो आपको बहुत एक सारी यहाँ डिग्रीज डिग्री लिखी हुई प्रदान। है। जी कई सारी डिग्रीज यहाँ लिखी हुई है आपके बारे में। जी और फिर से दोहराएंगे, प्रश्न थोड़ा साफ नहीं सुनाई दिया मुझे। व्यवसायिक अर्हता, जी हाँ, ये क्या है? इसमें यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज दी हुई है जिसमें आपने अपना कार्यक्षेत्र जो है आपकी, अच्छा, आपका कार्यक्षेत्र पठन पाठन और परामर्श साहित्य एवं समाज सेवा भी है। जी आप ही की कुछ कविताएं हैं, कुछ दोहा है जो मैं पढ़ रही थी और आज मैं जी रखना चाहती हूँ। आज जो देश के कई जगहों पे जो माहौल है उसके अनुसार आपकी एक दोहा जो है जो मुझे काफी पसंद आई है। न तो कमला बदली है, न कमलेश बदला है, उनका हाल कब भला, कहाँ विशेष बदला है। हर बार लेकिन ठीक चुनावों से कुछ पहले, हर बार लेकिन ठीक चुनावों से कुछ पहले उन्हें बदल देने का बस संदेश बदला है। बिल्कुल समसामयिक और आज जो माहौल है सर, जी इसी पे आधारित आपकी ये रचना, ये छोटी सी जो दोहा है मैं पढ़ रहे हैं। और इसके संग ही आपका पहला सवाल मैं आपसे रखना चाहूंगी सर। जैसा कि हम लोग काफी कुछ आपके बारे में काफी कुछ जानने के बाद हमने ये पता लगाया है कि आपके भीतर दो प्रकार के अवयव को मैं महसूस कर रही हूँ। एक साहित्यकार है और एक सामाजिक चिंतन के प्रति आपका बहुत ज्यादा झुकाव रहा है। ऐसा लगता है कि इनके बारे में आपसे चर्चा हमारे दर्शकों के लिए रुचिकर होगी, क्योंकि आपकी कई सारी रचनाओं में समाज से लेकर के समाज से संबंधित समाज को केंद्र बिंदु करते हुए
कई सारी रचनाएं और दोहे मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि साहित्य के प्रति आपका आकर्षण कैसे कैसे आया, और ये स्वाभाविक था या कोई खास वाक्य हुआ जिसके कारण जी लिखने की इच्छा जागी आप? जी, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। जी बिल्कुल मेरा बिल्कुल। जन्म जो हुआ था वो देहरादून नगर के पश्चिम में एक गांव है कोलागढ़, वहां हुआ था। वहीं हम जी पले और बड़े हुए और देहरादून से ही शिक्षा प्राप्त की। तो जी गांव का माहौल बिल्कुल अलग होता है, हर तरह के व्यक्ति, हर रंग रंग के व्यक्ति होते हैं। और गांव की पाठशाला में हम टाट और तख्ती वाले लोग हैं जिन्होंने टाट और तख्ती में पढ़ाई की। आपको शायद पता नहीं होगा या सुना नहीं होगा आपने। पहले बैठने के लिए प्राइमरी स्कूल में टाट होते थे, तख्ती होती थी। और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस समय भी कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो इंग्लिश माध्यम के प्राइवेट स्कूल्स थे जहाँ पे ये सब नहीं थी, टाट बस्ती। तो अच्छा थोड़ा सा उनको हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था इस पढ़ाई को। बाद तक भी ये चलता रहा। पर कोई अगर विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि वाला निकल गया तो फिर वो अपनी कुशलता या और अपनी योग्यता के बल पे स्थान बना लेता था, तो वो दूसरी बात है। तो मैंने बाद में भी एक कुंडलिया छंद में ये बात कही थी, जिसको मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ कि सस्ते की कीमत नहीं, मूल्यवान का मान। शिक्षा यदि महंगी न दो, कौन करे सम्मान। कौन करे सम्मान, दिया न लाखों चंदा। मुफ्त में मिला ज्ञान, जैसे आंख बिन बंदा। शाला में थे टाट, साथ में तख्ती बस्ते। उनको पूछे कौन पढ़े जो इतने सस्ते। तो हम बड़े सस्ते स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरी माता जी अध्यापिका थी। तो अच्छा गांव में अच्छा प्राइमरी स्कूल था लड़कियों का और एक तरफ लड़के पढ़ते थे। तो मैं तीसरी कक्षा की तो मैं अपनी माताजी के साथ ही गया। वो लड़कियों का स्कूल था। चौथी में मुझे माताजी ने लड़कों के स्कूल में फिर मुझे भर्ती करा दिया। तो उस समय ये होता था कि पढ़ने का चूंकि शौक था, भगवान की दया से बुद्धि कुशाग्र थी, तो पुस्तिकाएं जो होती थी उस समय खरीद के तो कोई पढ़ता नहीं था। हाँ, पुरानी कोई मित्रों से ले ली या कभी किसी के यहाँ पड़ी हुई है, जैसे चन्ना मापा, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था उस समय, धर्मयुग आता था। इनमें बड़ी रुचि थी और उनको पढ़ते थे। तो जो आपने प्रश्न किया कि आकर्षण कैसे पैदा हुआ, तो पढ़ने के प्रति तो आकर्षण शुरू से था। और फिर जो कविताएं पुस्तकों में, जो टेक्स्ट बुक्स में अच्छे अच्छे कवियों की, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता माओ कहकर बुला रही थी, या दूसरी लक्ष्मी झांसी की रानी, हरि डॉक्टर हरिऔध जी की, इन सब की कविताएं पढ़कर ये लगता था कि मैं भी ऐसा लिखूं। और कुछ प्रयत्न भी किया, कुछ कविताएं मैंने लिखी भी इस तरह से स्कूल के डेज में, बाद में भी, बड़े होते हुए भी। और एक पुराने पन्नों से निकाल कर एक डायरी बनाई, उसमें उनको मैंने इकट्ठा किया, संजोया। मुझे याद है, पर वो क्या होता था, एक नकल की चेष्टा होती है बड़े कवियों की, कि इसमें अनुप्रास अलंकार लाना है। जैसे मैंने एक लाइन मुझे अभी भी याद है, मैंने लिखा कैसे राजती ललित ललाम लताओं में लोहित कुसुम। तो ये जानबूझ करके प्रयास किया कि ल से अनुप्रास अलंकार आए, लेकिन वो पता नहीं बाद में कहाँ चली गई, मिली नहीं। हालांकि मेरी बड़ी इच्छा है कि वो मिलती, तो मैं देखता कि मेरी उस समय बुद्धि कितना काम करती थी। तो उसके बाद गांव में जैसा माहौल होता है, क्या कहते हैं, राम नाटक होते हैं, ये सब होते हैं। तो जैसे बड़े होते गए, जो एक ये कह सकते हैं कि साहित्य के प्रति आकर्षण ये रहा कि सुनना, कहानी सुनना, पढ़ना, ये बड़ा अच्छा लगता था। फिर एक बार क्या हुआ, जब बड़े हुए, राम नाटक में भाग लेते थे, उस भाग समिति में बहुत सक्रिय भाग लेते थे।
तो एक बार राम नाटक में क्या होता था, गांव में, मैं कुछ लंबा तो नहीं कह रहा हूँ आपको, या समय है ना आपके पास ये परिचय जी सुनने के लिए? बहुत जी लंबा जी तो नहीं हो रहा है? हाँ। नहीं। तो मैं ये कह रहा था, मेरी हाँ मैं ये कह रहा था कि उस समय क्या होता था, जैसे राम नाटक होता था, तो अगर कोई पात्र पिछला कोई पात्रता निभाता आ रहा है और उसको इस बार ना दो, तो वो नाराज हो जाता था। गांव का माहौल था, तो वो क्या करेगा, राम नाटक चल रहा है तो गांव में बिजली नहीं थी, और हमारा गांव विश्व प्रसिद्ध एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ लगा हुआ था, जिसे अच्छा। शॉर्ट में FRI कहते हैं। तो वो जी FRI से खंबे लकड़ी के लगा के बिजली देते थे। तो वो रात जी को राम नाटक जब चल रहा हो तो वो शॉर्ट कर देगा, तो पता लग जाता था ये उसका काम होगा। इसी तरह से एक बार किसी ने राम नाटक की पुस्तिका चुरा ली, संवाद पुस्तिका, तो अच्छा। बड़ी मुश्किल हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब ये तो लिखनी पड़ेगी। भाई साहब तो कहीं छोटे थे हम, अधिकार से जब लिखा कि तो आपको लिखनी पड़ेगी, आप पढ़ाई लिखाई का काम अच्छा कर लेते हो। तो चूंकि राम नाटक हम इतना लगातार इतने वर्षों से देखते आ रहे थे बिना नागा, 7 के 7 दिन रात को, तो वो डायलॉग्स गाने वगैरह पूरे याद हो गए थे। तो औरों के अच्छा। सहयोग से और अपने आप वो मैंने लिखी। तो उससे बड़ा आत्मविश्वास ये मिला कि मैं लिख सकता हूँ। एक हफ्ते में वो पुस्तिका तैयार कर दी। और फिर हाँ जब राम नाटक खेला गया, तो एक सज्जन जिन पे शक था, उन्होंने कहा भाई डायलॉग्स में मजा नहीं आया। तो लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि ये इसी का काम था जो कह रहा है कि मजा नहीं आया। तो एक तो साहित्य के प्रति आकर्षण, या आकर्षण तो था ही, आत्मविश्वास मेरे अंदर आया लिखने का, एक तो ये कारण था। जी जी दूसरा, फिर जब और बड़े हुए, 10वीं वगैरह में थे जब, इससे पहले की बात है, हमारे पिताजी जी गर्मियों की छुट्टियों में पुस्तकालय से अच्छे अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकें लेके हम लाके हमें इसलिए देते थे, मुझे और मेरी बड़ी बहन को, कि जिससे छुट्टियों में हम लोग कुछ बाहर जाके इधर उधर खेल में, और गर्मी बहुत होती है, समय बर्बाद ना करें। तो वो पुस्तकें, खेलते तो हम पूरा दिन थे ही, रात में पढ़ के सुबह उनको दे देते थे कि ये जो है ना, ये अच्छा। पढ़ ली मैंने। तो उनको यकीन नहीं होता था कई बार, सोचते थे। और तो वो हमारी परीक्षा लेने के लिए कहते थे, ये बताओ भाई, निचोड़ बताओ, इसमें क्या कहानी थी। अच्छा। तो उनको सुनाते थे। तो उसमें उन्होंने डॉक्टर ये वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, प्रेमचंद की कहानियां मुझे शुरू से, मुझे क्या सभी को दुनिया को पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती थी। हम्म। तो इस तरह से फिर और जब बड़े हुए थोड़े से, या उसी दौरान की बात है, स्कूल की 12वीं की, उसकी, हमारे एक बड़े भाई साहब थे, ताऊ जी के लड़के, उनका भी इसी महीने की शुरुआत में भगवान के चरणों में चले गए वो। तो वो ओ। हमसे बड़े थे, तो वो हिंद पॉकेट बुक्स उस समय चलती थी, उसकी उन्होंने हम्म। सदस्यता ली। और हिंद जी पॉकेट बुक्स में होता था, सभी नामी लेखकों की किताबें वो निकालते थे, और तब के दाम के हिसाब से सदस्यता शुल्क 5 रुपए प्रति मास था, जिसमें वो या तो 1 1 रुपए वाली 5 किताबें भेजेंगे आपको, वो 1 2 3 रुपए, 3 तरह की किताबें निकालते थे। 1 रुपए की किताब 100 पेज के आसपास होगी, 2 रुपए की 200 पेज की। तो उसमें ये सब आचार्य चतुर्सेन, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र। तो ये जो आकर्षण पैदा हुआ, ये साहित्य पढ़ के हुआ, और विश्वास, आत्मविश्वास लिख के हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये सब उस समय ऐसा ही रहा। मैंने कोई इतने साल तक, जब तक मैं पढ़ाई की, सर्विस में रहा, कोई साहित्यिक योगदान मेरा नहीं रहा, क्योंकि मैं, मेरी जो लाइन थी वो टेक्निकल थी, और मैं नहीं चाहता था कि उसमें उसका अपना बोझ काफी होता था, तो समय भी नहीं मिलता था डेविएशन का। तो जब अच्छा। सेवानिवृत्त निवृत्त हुए, तो मेरे पास तब समय भी था, रुचि भी थी, हम्म। और आत्मविश्वास भी था। तो फिर लगा कि मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। हाँ, सर्विस के दौरान मैंने कुछ चीजें नोट कर लेता था मैं, कि इन पे कुछ लिखा जा सकता है। और जी जी सेवानिवृत्त होने के बाद आपके पास अनुभव भी बहुत होता है, आप बहुत सारी चीजों से गुजर चुके होते हैं, और कार्यालय की चीजें होती हैं, दुनिया देख चुके होते हैं, तो विषय वस्तु की कमी नहीं रहती। तो
ये कारण था कि मैं इसमें साहित्य में आया। हम्म, और ये एक ऐसा भी कारण है कि आप अपने मन की बात लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। खासतौर से वो लोग जो कि ज्यादा बहसबाजी में बाहर, खासतौर से उन लोगों के साथ जो कुतर्क देते हैं, उलझना नहीं चाहते। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको लगता है कई बार कि ये बिल्कुल कुतर्क है, दे रहा है, लेकिन वो जी आपकी अपनी आवाज की वॉल्यूम से आपको दबा देता है। तो हाँ हाँ। आपको लगता है, तो इन लोगों के लिए लिखना बहुत अच्छा है। तो भाई ऐसा होता है कि हमको जो मन में आया तो उसको लिख देना, जो है अभिव्यक्त करना, उससे आपके मन के भाव प्रकट हो जाते हैं, तो शांति मिलती है। बिल्कुल सही। आपकी सर एक रचना है, पूर्व प्रकाशित ये रचना है, हाँ, देश की हालत में सुधार, ये 2017 की आपकी रचना है। जी देश की हालत में अब सुधार, जी। ये रचना 2017 की आपकी ये रचना कुछ व्यंग्य का फुट लिए हुए है कि जैसे धीरे धीरे हालात बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करो जो जी सत्ता में होगा या सरकार में होगा, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, तो सब लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं सब बहुत ठीक चल रहा है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, सब चीजें एक सब हाँ। दम तो हो नहीं सकती। तो ये सब देख मैं के मेरा मैंने आपसे ये, एक छोटा सा यहाँ पे सवाल है। 2017 में आपने सुधार को लेकर के रचना जो लिखी थी, आपको क्या लगता है, सुधार क्या हुआ है जी देश में हमारे? नहीं, ये तो नॉन साहित्यिक सा सवाल हो गया, देश में हाँ, ये सुधार तो हुआ है, नॉन, इसमें किसी साहित्यकार को बताने की जरूरत नहीं है शायद, वो सब देख रहे हैं। अगर एक क्या होता साहित्यकार है कि अपनी जब, एक साहित्यकार अगर अपनी कविता के द्वारा अगर बताना चाहे तो आप कौन सी कविता पढ़ना चाहेंगे सर? क्या वही नहीं 2017 वाली आपने कविता कहा फिर से कि पढ़ेंगे? ये क्या बीच में, हाँ, नहीं वो आप कुंवर, मुझसे कोई हाँ ये सर, कोई कविता आप सुनना चाहती हैं मेरे साथ? हाँ वही व्यंग के 2017 वाली, देश की हालत में अब सुधार, यही देश की कविता हालत पढ़। में सुधार है? जी एक जी सेकेंड, हाँ जी सर। निकालता हूँ। हाँ हाँ, ये मैं इसी, ये व्यंग था कि जिससे पूछो सब ठीक है, लेकिन आप अपने आप जब देख रहे हैं तो आपको वो नहीं लगता। और जहां तक सुधार की बात है, तो अगर हम कहें कि जब से हम पैदा हुए और आज सुधार हुआ कि नहीं, तो बहुत सुधार हुआ है। क्योंकि सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है, सुधार तो होंगे ही। जब आप सुधार, खर्च करेंगे पैसा तो सुधार भी होंगे। और पैसा खर्च करना इसलिए भी आवश्यकता है कि पैसा खर्च नहीं करेंगे तो पैसा बटेगा कैसे, इसलिए खर्च करना भी जरूरी है। तो लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हमने जितना पैसा खर्च किया उतना सुधार हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इस बात शुरू से है ना। ये तो आप देखो कि आप अपना गांव देखो, अपना घर देखो, तो समय के साथ साथ बदलाव आते रहेंगे जब है। आप जी थोड़ा थोड़ा, पर प्रश्न यही होता है। तो ये मैंने लिखी थी, हालांकि इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा व्यंग नहीं है। और दूसरा इसमें कुछ आपकी प्रसंग कविताओं में उस समय व्यंग की भी बहुत है। है। तो आपकी ये मैं, कविताओं में जी आपकी कविताओं में व्यंग काफी है, देश की हालात जी पर, परिस्थितियों पर बहुत हाँ, कुछ आपने लिखा है, उसमें काफी भी आप मैंने लिखा है, सुनाएंगे तो क्योंकि अच्छा होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमारे जो नेतागण हैं या सरकारें हैं, वो जी आपको जी लिखने के लिए बहुत मसाला देती हैं अगर आप उनको ऑब्जर्व करो। एक क्या जी कहते हैं, लेखक हुए, लेखक क्या, वो अदाकार मार्क ट्वेन, अदाकार भी थे, लेखक भी थे, बहुत सारे मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी थे। उन्होंने, वो बड़े विट्टी कोट्स होते थे उनके। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब हंसना होता है ना, तो मैं कोई जोक्स बुक नहीं पढ़ता, मैं खाली सरकारें किस तरह से काम करती हैं, क्या बयान देती हैं, मैं उनका अध्ययन करता रहता हूँ। तो अच्छा उसमें अच्छा। मुझे इतना
कंट्राडिक्शन और ये सब चीजें मिलती हैं कि बहुत आनंद आता है। खैर, मैं ये कविता आपको सुना रहा हूँ, उसके एक दो स्टेंजा। कुछ स्रोतों से मिला शुभ यह समाचार है, चिंता की नहीं बात, आने वाली बहार है। नेता बता रहे हैं बस मामूली सा बुखार है, देश की हालत में अब काफी सुधार है। भूखों को सुना कहीं कहीं रोटी हुई नसीब। ये सुधार के लक्षण जो बता रहे हैं वो ये है कि भूखों को सुना कहीं कहीं रोटी हुई नसीब, गरीबी नहीं उनकी बढ़ी जो पहले से थे गरीब। कुछ लोग कुछ लोग पदच्युत थे, घोटालों में थे शरीक, श्रम से फिरा पहुंचे हैं सत्ता के वो करीब। कुछ लोग होते हैं ना कि आपने उनको क्या भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया, लेकिन बाद में आपने उनको उस समय निकाला कि भाई थोड़े दिन के लिए तुम अलग हो जाओ, अभी बहुत हल्ला हो रहा है। उसके बाद आपने फिर से उनको पिछले दरवाजे से कुछ बना दिया या कहीं और बड़ा पद दे दिया, गवर्नर बना दिया। ऐसे चीजें होती रहती हैं देश में और सब सरकारों के कार्यकाल में होती हैं। बिल्कुल सर, सब बहुत तो सही घोटालों में श्रम से फिरा पहुंचे सत्ता के वो करीब, भ्रष्टों को खूब फूल रहा, भ्रष्टों को खूब फल रहा उनका यह भ्रष्टाचार है, देश की हालत में अब काफी सुधार है। और एक है, रुपया भी खड़ा सीधा रहा, नीचे नहीं गिरा, आर्थिक विपदा का मिला उलझा हुआ सिरा, फिर से गति में आ गई बाजार की रफ्तार है, प्याज भी आ खड़ा हुआ जहां खड़ा अनार है। ये तब लिखी थी जब प्याज के दाम वैसे तो छूते रहते हैं, एक साइकिल होता है, आसमान छूते रहते हैं, तो ये तभी की कविता है। तो प्याज भी आ खड़ा हुआ खड़ा जहां अनार है, देश की हालत में काफी सुधार है। और भी है इसमें एक दो स्टेंजा, शायद अभी वक्त ना हो और कुछ बातें कर लें, इसलिए जैसा आप कहें इसको पूरा भी कर आपकी सकता हूँ। बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैं लिख लिख कर रखी हूँ यहाँ पर। काफी सुंदर है वो सारी रचनाएं और देश पर है, बहुत ही बढ़िया है, उससे भी सुनाएंगे आप। एक सवाल कर लेते हैं जब तक। सर, वैसे तो आपकी कई सारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, पर आपकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है पीपल बिछो, जिसकी रचना जो है उत्तराखंड में किसी ने उसकी किसी गीत को आवाज दी थी। वो कौन सी गीत है सर, जरा सुनाए तो अच्छा होगा। पहले, इससे पहले कि मैं वो आपकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसको आवाज दी गई है, और मैं भी जब पढ़ रही थी बेहद सुंदर सुंदर, एक से बढ़कर एक, समझ नहीं पा रही थी किसके बारे में बोलूं और किसके बारे में नहीं बोलूं। तो कुछ आप खुद से भी बताएंगे तो अच्छा होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने पढ़ी रचनाएं और आपको अच्छी लगी। तो आपने ये पीपल बिछो में का जो जिक्र किया, थोड़ा सा मैं वो गीत पढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ी सी पुस्तक की भूमिका बता दूं। ये पीपल, हम जिस गांव में हैं, हर गांव में भी भारत के एक पीपल का वृक्ष होता है। वो गांव की एक तरह से क्या कहिए, संसद या ये कहिए सारी गतिविधियों का केंद्र रहता है। हमारे गांव में, हमारे गांव का नाम कोलागढ़ है, वहां भी एक पीपल का वृक्ष है जिसकी उम्र का शायद लोगों को ठीक अंदाज नहीं है। किससे पूछो तो कहते हैं ये हजारों वर्ष पुराना है, बहुत मोटा है। हमारे पिताजी कहते थे कि भाई, हमारे दादाजी भी यही कहते थे कि कब से है पता नहीं। खैर, तो उस पे चबूतरा बना हुआ है, पीपल पे सारी गतिविधियां होती हैं। वहाँ मंदिर भी है, उसके नीचे भैरव पूजा होती है। जिन लोगों की नई शादी होती है तो वो पहले आशीर्वाद लेने के लिए भुइयां पूछते हैं अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने कमलेश सर लिख रहे हैं, सर एक मिनट, कमलेश सर लिख रहे हैं कि नेता बता रहे हैं थोड़ा सा बुखार है, देश की हालत में अब काफी सुधार है। बहुत अच्छा व्यंग है सर सामयिक है, मुझे भी काफी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इस कविता को नोट किया था जी। मैंने देश की हालत पे थी और अच्छा व्यंग है कि सुधार है। धन्यवाद सर। तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाए सर, जो कह रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पीपल के वृक्ष में सारी गतिविधियां होती थी। वहां पे 2 कमरों की एक
हमारे वक्त में तो जीर्ण सी अवस्था में एक धर्मशाला थी जिसमें शादियों की बारात वगैरह ठहरती थी। उसके अलावा वहां पे शतरंज होता था, चौपड़ होता था, ताश भी होते थे, सब तरह के काम होते थे। और कोई यदि कथा वाचन होना हो, पंडित करे, तो वो वहां पे होता था, भंडारा वहां पे होता था। तो सारे लोग अगर गांव में से किसी को कुछ पता करना है तो वो पीपल पे आ जाता था कि वहां कोई ना कोई मिल जाएगा, पता लग जाएगा, भंडारा भी वहां होगा। और गांव में शतरंज, चौपड़ या ये सब खेल ऐसे नहीं होते थे कि दो लोग शतरंज खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी के पीछे 4 4 5 5 सलाहकार होते थे, जो कि बड़ा वैसा माहौल रहता था, जो कि उसको सलाह देते थे। हाथ पकड़ के चाल चलवाएंगे, कभी हाथ पकड़ के चाल रुकवा देंगे। और वो ये भी होता था कि जैसे आज के राजनीतिज्ञ पाला बदल लेते हैं कि अगर किसी की बाजी कमजोर हुई तो वो सलाह दूसरे को देने लगते थे। तो मेरा मतलब क्या है कि पीपल, जब हमारी सर्विस लगी तो बाहर जाना पड़ा, तो गांव का बुरा लगता है तो पीपल का बिछोह उस पूरे का प्रतीक है। तो ये जो मेरी पुस्तक है पीपल जी बिछोह में, इसका ये एक टाइटल इसी गीत से दिया है, पीछे पीपल बिछोह में। अच्छा। तो मैं पढ़ देता हूँ। मैं जी असल जरूर। में क्या है ना कि थोड़ा तरन्नुम में पढ़ने से तो परहेज करता हूँ। जैसे मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था कि मेरी स्वास्थ्य जो है ना ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कुछ कुटिल सी मुस्कान है चेहरे पे मेरे। जी जी वो कुटिल मुस्कान इसलिए कि मेरी न्यूरो सर्जरी के बाद से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो समस्या होती है बोलने में, पढ़ने में, तरन्नुम में, गाने में। तो मैं खाली इसको पढ़ देता हूँ। तो ये है, खोया कहीं बचपन तरुणाई के मोह में, छोड़ दिया गांव तभी जीविका की टोह में, व्याकुल अनाथ मन रे पीपल बिछोह में। आहा, पीपल चौतरे पर छुटपन के पैतरे थे, जी पातों के छाते छातों पर और छाते थे। पीपल के वृक्ष का ऐसा होता है ना कि शाखाएं हैं और ऊपर शाखाएं हैं, तो पत्ते होंगे उनके ऊपर और पत्ता फिर भी छन के धूप आती है। Sorry। तो पीपल थोड़ा पानी चौतरे पी ले पर सर, छुटपन के पैतरे थे। जी, थोड़ी सी पानी ले लें कुछ आप। कहा? जी आप जी, थोड़ी सी पानी ले लें पहले सर। थोड़ी सी पानी के लिए कह रहे हैं आप मुझे? आप पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है तो आप थोड़ी सी जी पानी जी पी जी, लें। मैं लेता हूँ, आ रहा है पानी। एक मिनट क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं सर। तो इसका एक स्टैंजा है, पीपल चौतरे पर छुटपन के पैतरे थे, पातों के छातों पर और छाते थे, पीपल की छांव तले कितने अरमान पले, छनती हुई धूप में पर्ण पर्ण पवन झले, आहा, दूर कहीं इठलाती मधुवन की जोह में, व्याकुल अनाथ रे मन पीपल बिछोह में। एक है, याद रहा पीपल को गांव का अतीत सभी, थककर जो बंद हुई तब की वो रीत सभी, पीपल की मूल फैली खेत और बागों में, पवन को दिए सुर कितने ही रागों के, संगी सदा गांव के आरोह अवरोह में, व्याकुल अनाथ मन रे पीपल बिछोह में। एक और है लेकिन ये जरूर कहीं को सुनाइए आप, आप, कोई दिक्कत नहीं। देव वृक्ष अश्वत्थ के, ये पीपल के वृक्ष का दूसरा नाम भी है। देव वृक्ष अश्वत्थ के देवतुल्य प्रभाव से अनुष्ठान पूर्ण हुए कई अपने गांव के, हो राम कथा वाचन सत्संग और प्रवचन, चले हो नव दंपति महकाने निज उपवन, बैठना पीपल तले जब भी उहा पोह में, व्याकुल अनाथ मन रे पीपल बिछोह में। कल भी छोड़। तो ये कविता है, ये इसी बेहद सुंदर। शीर्षक से मैंने पुस्तक का भी नाम दिया, मुझे अच्छा लगा हाँ हाँ ये नाम
सबको भी दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। और धन्यवाद। पीपल के पेड़ को महत्व देते हुए इतनी खूबसूरत शाखों को छनती हुई छांव जब धूप जब आती है, बेहद सुंदर था। जब भी वो धन्यवाद। जिंदगी की जद्दोजहद में होते हैं तो पीपल के छांव में बैठना बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां थी। आपकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। एक मैंने पढ़ी थी, पत्ते जब बूढ़े हुए चली वृक्ष ने चाल। ये आपकी रचना है सर। जी। पत्ते जब बूढ़े हुए चली वृक्ष ने चाल, मौसम पतझड़ देख कर घर से दिया निकाल। पता नहीं मुझे हाँ, बहुत पसंद छू गया था ये, तो इसलिए मैं ये दोहा जो है ये बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, क्योंकि हाँ, शायद इसका जो संदेश है वो यही है संदेश कि जब आदमी काम का नहीं रहता, हम्म, जैसे कि आजकल होता है, आम कहानियां सुनने में आती हैं जी कि जी जी। इवन आज माँ की बाप के संदर्भ परिस्थितियां में भी जो है, जब बूढ़े हो हाँ, जाते हैं तो अनाथ आश्रम में छोड़ दिया कहीं, छोड़ दिया जाए। तो पत्ते जो है जो फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक प्रोसेस से ऊर्जा देते हैं, पेड़ को पालन पोषण में मदद करते हैं, उसका एक जी भिन्न अंग रहते हैं। जी लेकिन जब वो बूढ़े और वैसे हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो पतझड़ के मौसम में नीचे गिर जाते हैं। तो हाँ सर। उसको मैंने इस ढंग से पेश किया है जैसे कि उनको घर से आपकी निकाल कई दिया है सारी पेड़ ने। दोहा जो मैं पढ़ रही थी काफी ज्ञानवर्धक, दो पंक्तियों में ही बहुत कुछ कह रही थी। ऐसी जी। दोहा मैंने आपकी कई सारी पढ़ी। तो अब जो चौथा सवाल है सर, आप तो कई सारी विधाओं में लिख रहे हैं, कई सारी विधाओं में आप लेखन कर रहे हैं, पर कोई तो जी। ऐसी विधा होगी जहां आपको बहुत पसंद आता होगा और जिस विधा में आप अक्सर ही कभी भी किसी भी समय कुछ भी लिख जाते हो। जैसे आपने जिक्र किया बहुत सारी विधाओं में लिखने का, मैं आपको बताऊं पहले कि जब मैंने पहली पुस्तक अपनी प्रकाशित करने की सोची, तो जी सर। उसकी जो कविताएं थी, आदरणीय स्वर्गीय नीरज जी जो थे उनसे, मैं चूंकि ओएनजीसी में था तो 2-3 बार कवि सम्मेलन ओएनजीसी में होते थे, जी तो उनसे 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो एक छोटा सा संबंध था, तो मैंने अपनी कविताएं नीरज जी को भेज दी और कहा कि आप देखिए और कुछ इस पे सुझाव दीजिए। जी तो नीरज जी ने वो कविताएं पढ़ी और कहा, उनके कविताओं को नाम लेके बताया कि भाई वो कविता, ये कविता, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ आपका जो शिल्प है उस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। तब मुझे लगा कि ये, क्योंकि मैं, जहां तक बात है, मुझे कोई उस समय छंद वगैरह का बहुत ज्ञान नहीं था तब। तो उन्होंने कहा शिल्प पे आपको ध्यान देना होगा। तो मैं सोचा क्या है शिल्प है। तब मैंने पढ़ना शुरू किया और लोगों के संपर्क में आया, नेट से देखा, तो फिर कुछ ज्ञान जो है वो प्राप्त किया और वो समय के साथ बढ़ता चला गया। अभी भी मेरे पास दूसरी ये है कि जब कुछ, आजकल ये एक सुविधा बहुत है, आपको अगर कोई परेशानी हो तो गूगल आपका गूगल हेल्प करता गुरु है और उस तरह से मदद करता है। दूसरे पुस्तकें हैं, तो मैंने पुस्तकें भी ली। तो विधा सबसे, जो आप जिक्र कर रही हैं, ये दोहे हैं, है। दोहे। दो दो पंक्ति के। तो जी जी। दोहे मैंने बहुत लिखे, मेरे ख्याल से, हाँ पता नहीं, मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन शायद अच्छे बुरे सब मिला के 1000 दोहे तो लिखे होंगे। ये तो दोहों में जो है उनमें मारक क्षमता बहुत होती है। दो पंक्ति में, जैसे कि हम सब पढ़ते सुनते आए हैं कबीर के और उनके दोहे, कि अभी तक कोट करते हैं लोग, भाई उन्होंने ये कहा, तो ये ऐसा संदेश देने के लिए। तो दोहा मेरा प्रिय विधा है। जैसे, लेकिन जो दोहे में भाव है, कई बार मैंने उस भाव को ये सोचा कि इसको और विस्तार देना चाहिए, तो मैंने उसको कुंडलियां छंद में भी परिवर्तित किया। जी तो मैं दोहों में लिखता हूँ, कुंडलियां लिखता हूँ। फिर मैंने नवगीत लेखन भी शुरू किया। तो जी
गीत भी लिखे, जैसे यही लिखा पीपल बिछो में, और भी गीत लिखे। तो इन सब विधाओं में मैं लिखता हूँ, गीतिका वगैरह भी लिखे। गीत और नवगीत में क्या अंतर है सर? नहीं, अब गीत ये है क्या ना जो है, आप कह नवगीत रहे, क्या है? गीत तो जैसे आपने देखा है कि पुराना हमारा जो तरन्नुम में जो गाते हैं। नवगीत जो है उसकी, हालांकि वो भी मात्राओं का और उसका मात्राओं का अनुशासन रहता है उसमें, लेकिन वो आपको काफी स्वतंत्रता देता है। एक तो आपका विषय जो है ना, आप आज के विषय, आज के प्रतीक इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। और दूसरा ये होता है उसमें कि शब्द का चयन जो है ना, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो वैसे तो खैर अंतर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नवगीत आज की विधा है। और ये जो पुस्तक है जो मेरे पास है डॉक्टर कुंवर बेचैन की, ये अच्छा नवगीत की ही पुस्तक है। इसमें अभी जो मैंने आपको, वो भी नवगीत है उनका। एक इसमें और भी है जो मुझे पसंद है, पिन बहुत सारे। आप पढ़ और सकते हैं सर, आजकल, जी अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। नहीं, इसमें तो कुमार डॉक्टर साहब इतने बड़े लेखक होने के साथ साथ उनका इतना अनुभव था, क्योंकि वो प्रोफेसर रहे। जी पता नहीं जी। कितनी उन्होंने, मेरे ख्याल से 150-200 लोगों की तो भूमिकाएं लिखी होंगी पुस्तकों की। मना नहीं अच्छा करते थे शायद किसी को वो, मेरे ख्याल से, अगर उन पर समय होता था। इतने सहज थे उनका, जो ज्ञान की तो कोई उनके मेरे ख्याल से सीमा नहीं है, जो अनुभव है। जी हाँ। एक ये है, एक इनकी कविता इसमें, पिन बहुत सारे, जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। हाँ, इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी, दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है, और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। निम्न मध्य वर्ग के परिवार को अल्प मासिक आय सी है जिंदगी, वेतनों का अर्थ चुकता हो गया है, और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे। तो ये एक अच्छा, इसमें सभी कविताएं मुझे पसंद है, बड़ा अच्छा लिखा है। जी इन्हीं कविताओं, इन्हीं इन्हीं चीजों के द्वारा आज वो जाने जाएंगे और हमेशा अमर रहेंगे हम सबके बीच में। जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, हाँ हमेशा सर। याद आते रहेंगे। सर मेरा अगला क्वेश्चन सवाल है कि आप लेखन की विषय वस्तु का चयन कैसे करते हैं? जो कुछ भी लिखते हैं किस तरह, कैसे चयन करते हैं कि इसी विषय पर लिखना है, कैसे ये कर पाते हैं? नहीं, विषय वस्तु का कोई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि मैंने चयन कर लिया इस पे लिखना है। आजकल देखिए, सामाजिक विसंगतियां हैं, सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश हमारा, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे राजनीतिज्ञ और शासक वर्ग हमें बहुत सारे ऐसे विषय देते हैं जिन पे व्यंग्य भी किया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। और फिर भारत तो विविधताओं का देश है जैसे कहते हैं, तो हमारे इतने तो पर्व हैं जिन पर की कविताएं लिखी हैं। और इसके अलावा प्रकृति एक ऐसा है जो आपको बहुत सारा मतलब कविता करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। तो विषयों की तो कमी नहीं। और फिर ये भी होता है कि कुछ आमंत्रित विषय भी हो जाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हमारा ये निकल रहा है, कोई विशेषांक निकल रहा है जिसमें आप इसमें एक इस विषय पर गीत भेज दीजिए, पर्यावरण पे भेज दीजिए, इस पे भेज दीजिए। तो ये, इसके अलावा अपने आप तो होता ही है ये लिखने का कि भाई इस विषय पे मुझे लिखना चाहिए, तो चयनित हो जाता है विषय। जी सर, आपकी बहुत सारी पुस्तकें अब तक आ चुकी है। शिमला की
माल शिमला पर। के माल पर किंडल पे आया है, एक दीप प्यारा था, पीपल बिछो में, बादों ने मारा। ऐसी कई सारी किताबें आपकी आ चुकी हैं। सर अपनी पुस्तकों के बारे में जरा कुछ बताएं जो अब तक आ चुकी हैं। देखिए, मैंने पुस्तकें जो मेरी पेपर बैक में या प्रिंट मीडिया से जो प्रकाशित हुई है, वो सबसे पहली पुस्तक है सांस सांस जीवन, साथ साथ दूसरी पावन धार गंगा है, तीसरी पीपल बिछो में, और जी चौथी सर। तुक्के चौके छक्के। तो ये हैं जो कि प्रिंट में प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा करीब 12 के लगभग मैंने कुछ संकलन प्रकाशित हुए हैं, जिसमें मैं एक कवि के रूप में हूँ, उसमें अन्य कवियों की कविताएं हैं संकलन में। इसके अलावा मैंने अपनी बुक्स का किंडल में भी प्रकाशन किया है। 6 किंडल बुक्स मेरी प्रकाशित हुई हैं। तो उनमें कुछ कविताओं का कुछ कविताओं का दोहराव भी हो सकता है, लेकिन जो मैं नई कविताएं लिखी हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो किंडल पुस्तक मैंने विधा या शैली के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया है। जैसे कि जी एक है सब कुछ चंगा जी, तो उसमें व्यंग्य कविताएं हैं मेरी किंडल अच्छा बुक में। दूसरी जो है वादों ने मारा है, उसमें मुक्तक और कुंडलियां हैं। अच्छा एक पुस्तक है जो आप पढ़ती शिमला के माल पर, उसमें गीतिकाएं हैं। और एक पुस्तक है कौड़ी दाम उसूल, उसमें दोहे हैं। अच्छा और जो कहाँ गई गौरैया, उसमें छंद मुक्त रचनाएं हैं। असल में क्या होता है कि आज आने वाले मेरे ख्याल से भविष्य जो होगा वो ई बुक का होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे क्या लगता है, बहुत से विद्वानों का ये मत है। तो इसमें अमेजन ने किंडल डेस्कटॉप पब्लिशिंग करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। एक तो क्या होता है कि किंडल सर्वर पे आपकी बुक्स हमेशा रहेंगी। जी जो प्रिंट बुक्स हैं वो हो सकता है आप अमेजन पे खरीदें, किसी बुक को बहुत का आता है आउट ऑफ स्टॉक, आउट मांग ऑफ कम है तो नई किताबें नहीं छापेगा प्रकाशक जी एक दो जी मांग को पूरा करने के लिए। लेकिन किंडल बुक्स जो है हम्म, वो चूंकि डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए वो हमेशा रहेंगी। जैसे वो LIC की टैगलाइन है ना, जिंदगी के साथ में। दूसरे ये है कि उनमें भंडारण की समस्या नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी हो गई, कई बार हम्म, लोग कहते हैं कि भाई हमें कुछ पुस्तकें दे दीजिए, तो लाइब्रेरी वगैरह के लिए दे देते हैं, लेकिन पुस्तकों की वैसे मांग नहीं है कि कोई पढ़ने के लिए ले। पता नहीं ये कुछ विडंबना है, लेकिन इस तरह से कोई मुफ्त में भी लेता नहीं है, तो वो कहाँ रखें, जगह की भी समस्या है। तो किंडल अच्छा बुक्स जो है उसमें, और अब किंडल बुक्स के लिए किंडल रीडर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल पे ऐप आता है मोबाइल में अमेजन का, उपलब्ध उसमें आप फॉन्ट भी, अगर आपका मोबाइल अच्छा है, फॉन्ट साइज घटा बढ़ा के आप आराम से पढ़ लेते हैं। और ये एक चलती फिरती लाइब्रेरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अब मैंने अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड किया है, और किंडल की बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो मुफ्त मिलती हैं वर्ल्ड ओवर। जैसे यूट्यूब पे कोई एक बुक है जो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने देखा किताब मुफ्त है, तो मैंने वो डाउनलोड कर दी, तो मेरी मोबाइल लाइब्रेरी में आ गई। तो ये भविष्य की चीज है, तो मुझे लगता है दूसरे वो झंझट नहीं है, लोकार्पण होगा, आप लोगों को कॉपियां बांटे पुस्तकों की, उनसे शायद उसका रिकॉग्निशन भी ना मिले, आपको धन्यवाद भी ना मिले। शुरू शुरू अच्छा में हमने भी ऐसा किया कि कुछ लोगों जी को सोच के कि भाई ये है, कुछ अपनी इसमें राय जाहिर करेंगे, लेकिन लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन ठीक है मिल गई। जी तो सर जी इसका ये लाभ है। तो ऐसे 6 किंडल बुक्स हैं, 4 प्रिंट मीडिया की हैं, और 12 के हाँ करीब संकलित हैं। किंडल बुक्स में भी बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि किंडल पे ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं आपकी रचनाएं किताबों से ज्यादा। मैं ये पता नहीं अभी इसका पॉपुलैरिटी कितनी है, लेकिन मैं अभी अपने बारे में बताऊं जी
एक तो किंडल बुक्स में क्या है, अभी जो अमेजन किंडल पे प्रकाशित बुक्स हैं वो अमेजन की साइट्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड उपलब्ध है, जबकि अच्छा। आपकी जो प्रिंटेड बुक है हिंदी की वो आपको यहीं मिलेंगी भारत में। तो उसमें क्या है कि प्रकाशित बुक्स का ये किंडल पे आप ये भी देख सकते हैं कौन सी बुक आपकी किस देश में किस कहाँ पे खरीदी गई है। तो मैं देखता हूँ कि मेरी भी जो बुक्स हैं, एक आधा बुक्स बहुत ज्यादा सेल तो नहीं है, पर जैसे हिंदुस्तान में होती है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मार्केट आपने हिंदुस्तान से बढ़ के पूरी विश्व में फैला दिया अपना। तो हिंदी स्पीकिंग लोग बहुत हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनको जब मिलती है चाहते हैं पढ़ना। दूसरे क्या कहते हैं, ये जो दाम भी उनके कम है, क्योंकि उनमें ऐसा प्रिंटिंग का ये सब खर्चा नहीं है। तो अभी शायद उतनी पॉपुलर ना हो, पर मुझे लगता है भविष्य में अवश्य ये जो किताबें हैं ई बुक्स लोकप्रिय होंगी। अच्छा अच्छा। सर हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए। कमलेश सर तो है ही जिनका इंटरव्यू साक्षात्कार ऑलरेडी हो चुका है, और मनमोहन बाराकोटी जी हैं, निशाकांत राय जी हैं, शुभ शुभ सिंह सभी जी का हैं, स्वागत है, नमस्कार। मनोज गुप्ता जी हैं, पंडित रोहित मिश्र जी हैं, एंड प्रशांत उपाध्याय सर जी हैं, जिनका इंटरव्यू अभी तक तो हुआ नहीं है, बार बार कैंसिल हो रहा है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है, यूं भी जुड़े रहें और सुनते रहें, अभी और भी बाकी है बहुत सारे बातें। सर आपका एक रचना है, एक दोहा ही है जो भी मेरे को बहुत भाया था। सूरज का चाबुक चला नदिया हुई लकीर, सूरज का चाबुक चला नदिया हुई लकीर, ताल तड़ांग सुख गए नैन बचा बस नीर। जी बहुत ही सुंदर सुंदर है आपकी दोहा। जी, के ये मतलब जैसे रह नहीं सकते। जैसे जल खत्म हो रहा है तो मुझे लगा बस आंखों में ही नीर रहेगा, और कहीं शायद देखने को ना मिले जैसे हालात हैं। हाँ, एक और है आपकी पूर्व प्रकाशित है शायद ये रचना, कुछ सवाल कोई देगा जवाब इन मेरे सवालों का, पगों हाँ के ये छातों का और पिच के गालों का। जी जरा जी ये जी, सुनाए अगर आपके ये पास मेरे है। पास है अभी, आपने शायद अभी मेरे पास एकदम नहीं मिल रही है मुझे, अच्छा। मैं किसने प्रकाशित किया कहाँ से, सब वक्त लग सकता है इसलिए एक मुझे नहीं मधुमास मिलेगी, लेकिन मिलेगा, हाँ एक मधुमास आपकी वाली शायद, हाँ हाँ मधुमास में मधुमास मिलेगा। में रिश्ता गरीबी का भूख का यही पास में मिलेगा, ऐसा कुछ रचना है आपकी। हाँ जी, मैं सिर्फ आप अपनी पसंद की बोल रही हूँ, आपकी भी अगर अब कोई मैं पहले, पसंद है हाँ पसंद की भी मैं आपको सुना दूंगा एक आधी। तो जरूर सर। कोई एक सेकंड है थोड़ा सा, एक ये क्या कहते हैं, एक कविता है बैठे ठाले, हाँ तो ये भी व्यंग्य है। अच्छे दिन आए उजाले हो गए, अच्छे दिन आए उजाले हो गए, मंत्री मंत्री जी के साले हो गए, हाँ अब कहाँ रहा है भैया वर्ग भेद, नेता गुंडे हम निवाले हो गए, विकास की प्रखर गति तो देखिए, नदियों के अब रूप नाले हो गए, नदियों के रूप नाले, आस्था के प्रतीक चिन्ह आजकल छुरी डंडे और भाले हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। सम, समाज सेवा करने की जब ठान ली, रंग ढंग उनके तो निराले हो गए, मंत्री जितने दिन रहे अंकल सखी, मंत्री जितने दिन रहे अंकल सखी, काम सारे बैठे ठाले हो गए, और अंतिम है इसका, ओम क्यों कहते कि तरक्की नहीं हुई, व्यर्थ ही इतने घोटाले हो गए। वाह, बिल्कुल सही। तरक्की के प्रतीक है घोटाले होना भी, ये इसमें लिखा है मैंने। हाँ सर, बहुत जबरदस्त कटाज रह और रही है आपकी
सारी तो रचनाओं में। कुछ नहीं, कुछ क्या अभी समय है कुछ किया? कितना समय है अभी? अभी है, आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं सर। नहीं, आप मेरे से कह रही थी ना कि मैं अपनी पसंद की, हाँ तो सर, जरूर। तो एक रचना जो मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, जी जी। तो चूंकि ये शुरू की रचना है तो मुझे अच्छी लगी। इसमें भी कुछ व्यंग्य है और इसकी भूमिका ये है, ये भी गांव से ही संबंधित है। हमारे जी हमारे गांव में जब राम नाटक होता था, तो दो जी दृश्यों के बीच में जब कुछ समय मिलता है ना, जी जिसमें कोई जोकर कॉमेडी करता है उसको भरने के लिए, या कुछ नृत्य हो जाता है, तो हमारे जी गांव के एक व्यक्ति थे, बहुत ही बेचारा दुकान चलाता था, मुझे याद है। तो वो बड़ी कुछ हंसी मजाक की कविताएं, पता नहीं वो कहाँ से लाते थे, पर बहुत अच्छा तीखा व्यंग होता था उसमें। तो जी। उन वो एक जो कविता मुझे ठीक से तो याद नहीं रही, उसकी दो तीन लाइन है। तो हम्म, वो इस तरह से होती थी कि कोई आदमी बता रहा कि कितनी हालत खराब है, लेकिन आखिर में उसकी लाइन आती थी, बाकी सब खैरियत। कि जैसे तो घर वाले हाँ सब मर गए, उल्टी खाट खड़ी कर गए, दादा साहब को दमे की बीमारी है, उनको दफनाने की तैयारी है, बाकी सब खैरियत। बाकी तो सब ये खैर। लाइन मेरे दिमाग में थी, तो मैंने एक कविता लिखी थी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर, जरूर जरूर। एक कट रहे वृक्ष और शाखाएं, अद्भुत विकास की गाथाएं, हरियाली हरते हठ धर्मी, ना लाज हया बस बेशर्मी, धरा को किया धनंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। गंगा जी। गांवों में मिलते गांव नहीं, तरु की रही कहीं छाव नहीं, तड़ाग तलैया सूख गए, पक्षीरा प्यासे रूठ गए, हर गांव हुआ बेढंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। वाह, नवजात बिलखते घूरे में, वृद्धों की श्वास अधूरे में, गुमराह भटकता युवा वर्ग, अनमोल समय हो रहा व्यर्थ, सपना देखें सतरंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। हो गए शहर इतने शहरी, जनता तो बस गूंगी बहरी, सब जी अपने अपने में खोए, औरों के दुख में क्यों रोए, हर एक शख्स बेरंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। निकले घर से जब महिलाएं, घुमड़े मन में व शंकाएं, राह में कैसे करें बचाव, जाएं निर्भय अपने पड़ाव, हो राह न कहीं लफंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। जब हमें भी कुछ सद्बुद्धि थी, तरंगिणियां करती शुद्धि थी, नदियां थी तब जीवन हाला, जो आज बनी गंगा नाला, आज बनी गंदा नाला, बरसों से मैली गंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। गंगा जी। सत्ता सुख में नेता पागल, जनतंत्र हुआ चोटिल घायल, सेवा करना बदकाम हुआ, जनता का स्वप्न तमाम हुआ, दुष्कर है इनसे पंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। कुटुंब की भीख भूख मिटाने को, एक रसद पत्र बनाने को, काम बहुत सरल समझना मत, देनी पड़ जाएगी रिश्वत, वरना अड़े अड़ंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। और अंतरिम अंतिम है इसका। जी सर। जनतंत्र फटकता गली गली, फिर से चुनाव की हवा चली, कुर्सी को पाने की खातिर बस जहर घोलते हैं शातिर, करते शहरों में दंगा जी, बाकी वाह, तो सब कुछ चंगा चंगा जी। नहीं, अभी एक दो और हैं। आतंकी हैं कहीं नक्सली, अलगाववाद की हवा चली, क्षेत्रीयता भारत पर भारी, नेता कुर्सी पर बलिहारी, सहमा से उड़े तिरंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। मैं तो हूँ भाई दीनहीन, टप्पर विहीन छप्पर विहीन, बस भूख प्यास मेरे संगी,
है मित्र अभाव और तंगी, जल रहा हूँ जो पतंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। एक ये है, जी और एक मैं जनता की तरफ से एक कविता छोटी सी है और सुना देता हूँ आपको। जी यह काठ का है जी। स्वागत है सर। हम तो आम जनता हैं, हम तो आम जनता हैं, शरीर काठ का है जी, दर्द तनिक नहीं होता, गुजरती ठाठ से है जी। वो करेंगे रखवाली, जिनका सदन सोने का, नींद उनकी उड़ती है, जिन्हें डर है खोने का, वह बोतल से पीते हैं, यहाँ जल घाट का है जी। हम तो आम जनता है, शरीर काठ का है जी। बुढ़ापे में वह जवान, मुंह पर क्रीम की परतें, बड़ा दमदार हाजमा, वह क्या क्या नहीं चरते, पर अपना तो बचपन भी शुरू से 60 का है जी। हम तो आम जनता है, दर्द तनिक नहीं होता, गुजरती ठाठ से है जी। उनका धंधा ऐसा है, बस चांदी बरसती है, हमारी आय देखकर रोटी भी तरसती है। श्रीमान का पहाड़ा भी 2 दूनी 8 का है जी। हम तो आम जनता है, शरीर काठ का है जी। वाह, क्या बात है धन्यवाद। सर। आपकी एक जो रचना है जी जिसकी साहित्यिक साहित्यिक संस्था कलमकार के द्वारा सम्मानित आपकी एक पुस्तक है सर, दुक्के चौके छक्के। इस बारे में जी कुछ जी बताएं। इसका इसका शीर्षक दुक्के चौके छक्के रखने का कोई खास वजह रहा हो सर? कोई खास संदर्भ जिस पर आपने ये नाम निर्धारित किया, ये नाम का चयन किया, बताएं कुछ इस बारे में। हाँ जी, ये एक जयपुर की संस्था है कलमकार मंच। वो जी कुछ उन्होंने चयनित की थी 25 पांडुलिपियां, और उसमें मेरी पांडुलिपि भी थी इस पुस्तक की, और उसका चयन हुआ था, उन्होंने प्रकाशित की। जी दुक्के चौके छक्के, इसमें 3 विधा की कविताएं हैं, 2 लाइन के दोहे हैं दुक्के, मुक्तक हैं 4-4 पंक्ति के अच्छा चौके, अच्छा। और कुंडलियां छंद 6-6 पंक्ति के हैं। तो ओ मैंने सोचा कुछ क्रिकेट का जमाना है, क्रिकेट बड़ा पॉपुलर चीज है, तो नाम भी दुक्के चौके छक्के रख दिया जाए, अच्छा। शायद ताकि कुछ उत्सुकता जगे, जैसे कि आप हाँ। में जगी, आपने पूछा क्यों रखा है नाम, हम्म, है ना। तो इसलिए और कोई विशेष कारण नहीं है। अच्छा। हाँ, और कहाँ गई गौरैया आपकी छंदमुक्त कविताओं में एक संग्रह है, कहाँ गई गौरैया। ये किस विषय पर आधारित है और ये नहीं, विषय मैंने कहाँ की? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पुस्तकों की कोई ऐसा नहीं है कि एक विषय पर सारी पुस्तक हो। ये संकलित कविताएं हैं जो मैं समय समय पर लिखता रहा हूँ। जी इसमें कहाँ गई गौरैया में छंद मुक्त कविताएं हैं सभी, जी। और इसमें जो ये कविता है कहाँ गई गौरैया, ये इसी के ऊपर है कि गौरैया जो है वो लुप्त हो रही है। तो एक कविता है, बाकी उसमें और कविताएं हैं छंद मुक्त। अब मैंने उसमें से एक शीर्षक छांट लिया, मुझे अच्छा लगा कि भाई इस नाम पे पुस्तक का नाम रख दिया जाए। फिर अच्छा पुस्तक की कवर पे गौरैया का चित्र भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलिए हम्म, ठीक है, इस पे रख देते हैं। कोई विशेष कारण नहीं है उसका। अच्छा। आपकी आने वाली पुस्तकों के बारे में बताएं सर। क्या प्रकाशाधीन पुस्तकें कौन कौन सी हैं और क्या है? जैसे कि मैं बता रहा था आपसे, मैं कविताएं तो निरंतर लिखता ही रहता हूँ, और मैंने देखा मेरे पास अभी काफी ऐसी कविताएं एकत्र हो गई हैं कि जो मैं अपने गीतों का एक संग्रह निकाल सकता हूँ। तो एक तो वही है, दूसरा ये है कि मैंने कुछ कहानी लिखने का भी शौक पाला था,
तो मैं अभी तक लगभग 25 के करीब कहानियां लिख चुका हूँ। तो मैं अच्छा। सोच रहा हूँ एक कहानी का भी एक कहानी संग्रह भी निकाला जाए। ये है, कुछ ऐसे विषय विषय हैं जो मुझे प्रिय है, तो उन पे मैं सोचता हूँ कि कुछ, जैसे कि कुछ साहित्यकारों के कुछ रोचक प्रसंग होते हैं, तो वो जी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ कि उनको रोचक प्रसंगों को इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए, क्योंकि जी। हर साहित्यकार के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं होती हैं। तो आपकी ऐसी कोई घटना और सर, ऐसी कोई रोचक घटना जो आपको याद हो और कहना अगर चाहें आप तो? नहीं, ऐसा कोई विशेष तो मुझे याद नहीं आ रही है। रोचक घटनाएं तो होती रहती हैं, पर वो बड़ा सापेक्ष है कि एक को जो रोचक लगे किसी माहौल में, वो हो सकता है कि उतनी रोचक ना हो सबके लिए, जी इसलिए जी उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। जी मैं कुछ ये कह रहा था कि ये जो पुस्तक है दुक्के चौके छक्के, जिसका मैंने जिक्र किया, जी। इसमें जो आपने कुछ दोहे इसके कहे हैं अभी, हम्म। तो इसमें मैं दो चार दोहे इसमें से पढ़ देता हूँ कुछ। एक एक है, जन्मे किस नक्षत्र में नारी दलित किसान, शोषण इनका नित करें पर कहें प्रभु समान। सब कहते हैं कि भाई हम तो ईश्वर मानते हैं, किसान को भी अन्नदाता है, ये है, पर वो जी शोषण होता है। तो ये बात मैंने इस दोहे में कही। और फिर जैसे कि आजकल फैलाव है, कंक्रीट के जंगल हो रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जी। खेत जो है वो लोग लेके उन पे भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने ये दोहा लिखा था, खेतों में उगते कभी फसलें गेहूं धान, उर्वर माटी की बढ़ी अब उग रहे मकान। मकान। हाँ, उर्वर माटी की बढ़ी अब उग रहे मकान। एक है, सागर पानी पी गया नदियां जी हुई उदास, सागर पानी पी गया नदियां हुई उदास, हाय राम डूब लुट गई रत्नाकर के पास। हाँ, समुद्र जो रत्नों का जो आगार है उसने ही लूट लिया हमें। जी जी जी। वहां पे कुछ दो कमलेश तीन दोहे हैं जी। कमलेश सर लिख रहे हैं, हम तो आम जनता है, शरीर काट का है जी। बहुत खूब जी, नोट याद। धन्यवाद कमलेश जी, काफी बहुत कुछ बहुत लिख रहे धन्यवाद। हैं जी। सर आप तो राजनीति या चुनावी मुद्दे पर लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर ज्यादा गतिविधियां ही इन मुद्दों की रहती हैं। अखबार बड़े बड़े रहते हैं, न्यूज चैनल्स पे डिबेट होती है, यही मुद्दे हैं। और उसमें से विसंगतियां, कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज्यादा निकलते हैं कि आदमी जो है सोचता है कि भाई इस पे कुछ लिखा जाए। जी तो इसलिए वो तो स्वाभाविक है कि ये कविताओं का विषय वस्तु रहेगा ही। खासतौर से जिन्हें कुछ व्यंग्य से चोट करने की आदत है अपने दोहों कविताओं के माध्यम से, जी। वो तो अपना प्रिय विषय इसको रखेंगे ही, हम्म। है ना। सर कभी कुछ ऐसी कोई रचना रही जो लिखा तो है पर लोगों के सामने नहीं लाया गया, अपने भावों को शायद ऐसा लगा हो कि शायद लोग इसे ना पसंद कर पाए, ऐसा कुछ, ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा कई बार होता है कि जी आपने, कई बार तो ये होता है कि कोई ऐसी घटना घटी देश में या कहीं भी, और आपने आवेश में आके कुछ लिख दिया। बाद जी में जी आपने जब उसको विचार किया तो लगा कि ये शायद जो है बहुत तीक्ष्ण या आवेगपूर्ण हो गया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। या पत्नी ने सलाह दी कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसको लोग जो है इस तरह से नहीं लेंगे जैसा आप सोच रहे हो, तो जी फिर उसको छोड़ दिया। या ये है कि उसको रूपांतरित कर दिया किसी और तरह से।
तो ऐसा होता है। सर और कई बार होता ऐसा है भी कि लगता है कि हाँ सर, आपने कुछ लिखा तो आपको लगा कि ये स्तरीय नहीं है, थोड़ा हल्का पड़ रहा है, तो जी। इसको नहीं लिखते या नहीं भेजते या नहीं छापते, जो भी तो हो पत्नी की जाता है। बात हुई है तो सर एक सवाल और यहाँ पे होता है कि जब भी आप घर में लिखने बैठते हैं तो शायदकार है कोई एक तो अपना पर्सनल टाइम होता होगा कि जब मैं खुद जो भी विचार है मैं अपना उसको दोहे में, कुरिया में या छंदों में लिखने की कोशिश करूँ। तो उस समय परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है? परिवार माने एकांत देते हैं, शांत मतलब कैसा सपोर्ट कैसा रहता है? सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि परिवार में हमारे मेरी पत्नी है और बेटा है एक। तो आजकल तो ये है, बेटा तो बाहर रहता है, लेकिन आजकल चूंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोरोना का वक्त है, जी तो वो भी यहीं पर है। लेकिन जहां तक पत्नी का सवाल है, मैंने आपसे एक बात का जिक्र नहीं किया। मेरी जो पहली पुस्तक थी सांस सांस जीवन, उसमें जी। मेरी 85 कविताएं हैं, और उसमें पत्नी की भी 5 कविताएं हैं। तो अच्छा। ये भी लिखती है, काफी अच्छा। अच्छा लिखती है। ये जरूर है कि उनको समय नहीं मिलता, कहानियां भी लिखती हैं जब भी समय हम्म, मिलता है। हाँ, क्योंकि जी। बहुत सारे और काम इतने रहते हैं कि उतना समय नहीं मिल पाता। तो उनका सपोर्ट पूरा होता है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी रचना को कहीं भेजने या किसी सोशल मीडिया पे भी या किसी ऑनलाइन मैगजीन में भी भेजने से पहले इनसे सलाह लेता हूँ, दिखा देता हूँ, और कई बार इनके कहने के अनुसार उसमें बदल भी देता हूँ उसको, वाह, या क्या वो बात। ड्रॉप भी कर देता हूँ कि ये रचना ठीक नहीं है, हाँ हाँ। नहीं इसको भेजा जाए। अच्छा। अब जैसे मैं सर आपको बताऊं एक, हाँ, हाँ कहिए जरूर कहिए। जरूर। ये कोई विशेष बात नहीं तो आप नहीं पहले थी मुझे कहिए फिर सुना। बोलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वही बात चल रही थी ना पत्नी की सलाह जी वाली। जी जी तो मैंने एक हल्की फुल्की कविता लिखी थी, जी। जो घरवालियां ऐसा कुछ था। तो उसमें क्या था, मैं ये कहना चाहता था कि आज का पति है वो बहुत दुखी है, क्योंकि पत्नी जो होती है उसकी इस जमाने में एक आध बहन होती है। पहले जमाने में चार चार पांच पांच बहनें होती थी। तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, साली आधी घरवाली है। तो हर जी आदमी की आराम से अगर 5 6 साली हुई एक पत्नी, तो आधी आधी यानी 3 पूरी पत्नियां और एक अपनी पत्नी, 4 हो जाती थी। आजकल साली है, आधी घरवाली, तो एक बहन हुई, वो भी शायद ना हो, तो एक डेढ़ से ज्यादा उसको नहीं मिलती। तो इस भाव की एक मैंने कविता लिखी थी, जी। ऐसे ही मजाकिया लहजे में। तो वो पत्नी ने वीटो कर दी। अब हाँ इसमें मुझे ये नहीं लगा कि ये वीटो किस लिए की गई, अस्तर की नहीं थी, या विषय जो था उनको ये ऐसा लगा कि ये तो हमारी उसमें कुछ हमला हो रहा है हमारी जी। स्वतंत्रता में या हमारे उसमें, पता नहीं। पर ये भी ऐसा भी हुआ है कि कोई रचना पत्नी ने किसी और कारण से, जो मुझे लगता है कि इसका कारण रचना का घटिया होना या तीखा होना नहीं है, कुछ और ही कारण है। ऐसा भी होता है कि अपने कारणों से भी मना कर देती है, पर मैं बात मान लेता हूँ। अच्छा अच्छा। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर एक बात है कि देश के शासक, शासन व्यवस्था, दोहरी नीति, दोहरा चरित्र तथा कथनी और करनी में फर्क वाले विषयों पर अगर आपके पास कोई रचना है तो जरूर सुनाएं। नहीं, ये तो जैसे मैंने तो बहुत सारी मेरी क्या कहते हैं जो रचनाएं हैं, वो इन्हीं विषयों पे हैं। अब जैसे दोहरा चरित्र, भ्रष्टाचार, इनके तो बड़े प्रिय से विषय हैं। अब जैसे एक रचना मैंने एक बार आपके नगर कोलकाता में एक पुल गिर गया था, उसके बाद अच्छा। आपको ध्यान होगा, 2 3 हाँ 4 हाँ। साल पहले की बात है। जी 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 और जी। उसके बाद यही घटना शायद बनारस में भी हुई। तो मैंने एक कविता जी लिखी थी, तो उसमें थोड़ा यही व्यंग था कि जो पुलों का निर्माण होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, पैसे खाए जाते हैं, इसलिए वो उस मजबूती के साथ नहीं बनाए जाते जैसे कि होने चाहिए। तो मैंने लिखा था एक पुल की मौत।
तो वो इस तरह से है, जन्म से बीमार, कुपोषण का शिकार, कमल नाल सरीखी बैसाखियों पर खड़ा, रेतीली खुराक पर पला, लड़खड़ाता सा बढ़ा, मिट्टी बालू खाने वाला, पर आकाओं को दिल खोल कर खिलाने वाला, औरों को पार लगाने से पूर्व मुरझाई जवानी में स्वयं ही भवसागर से पार हो गया, हृदयाघात का शिकार हो गया, भर भरा कर धाराशायी हो गया, रुला धुला कर विदा हो गया, कुछ अन्य निर्दोष हत्याओं का पाप लेकर, उनके परिजनों का शाप लेकर, असली हत्यारे मौत के बाद उसके असाध्य रोग का कारण ढूंढेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ईश्वर पर दोष मढ़ेंगे और फिर निकल पड़ेंगे भारत निर्माण के अपने मिशन पर, एक और सेतु की भ्रूण हत्या के लिए करने देदीप्यमान विकास के दिए। जी तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार पे या उस पे बहुत सारी कविताएं हैं, जी जी शायद एक आधे कोई। जैसा कि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं सर कि आप काफी तरह के शारीरिक रूप से काफी दिनों से अस्वस्थ रहे हैं कई, और इसके बावजूद भी आप इतनी सारी विधाओं में लिख चुके हैं। ऐसे में आप किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं? शारीरिक तकलीफ भी रहती है, उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा लिख पाते हैं, तो शारीरिक तकलीफ कितना कष्टकारक होती है और कैसे अवरोध पैदा करती है आपके लिखने में? ऐसा कुछ होता है सर आपके? नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो अवरोध तो पैदा होते ही हैं। जी असल में जैसे मैंने शायद आपको बताया हो, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था उस समय बड़ा ये जज्बा रहता है कि हम जो है कुछ सामाजिक कार्य करेंगे, जी ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की कई चीजें आदमी सोचता है। पर ये इस बात पे मैं क्लियर था कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें कि मुझे कार्यालय जाना पड़े, या मतलब पैसा कमाने के लिए अपने को बांधना नहीं चाहूंगा किसी दूसरे के आदमी। बहुत सर्विस हो गई तो उस समय सेवा करने की ये सब सोची। जी सर। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक लेखन का काम है ये शुरू किया, कुछ पढ़ने पढ़ाने का काम भी शुरू किया बच्चों को, या मशवरा देने का, इस तरह का। लेकिन फिर जो है कुछ स्वास्थ्य आड़े आ गया और मुझे, जैसे मैंने बताया था, एक होता है एकॉस्टिक न्यूरो, जिसमें ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, तो उसका सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद वो रिपीट हुआ, 15 में सर्जरी हुई। ये जो आप थोड़ा देख रहे हैं ना, ये जैसे मैंने आपको मजाक में कहा कि कुटिल मुस्कान जो देख रहे हैं आप, ये टेढ़ा सा हो गया है। ये पहले सीधा हुआ करता था किसी जमाने में, वक्त के साथ ये टेढ़ा हो गया सर्जरी के बाद, क्योंकि वो नर्व्स थोड़ी उनमें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसे आड़े है, तो जब स्वास्थ्य खराब हो तो निसंदेह ऐसा होता है कि आपको कुछ दिनों के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो मैं इनसे गुजरा हूँ तो उसने मेरी बाहर की जो एक्टिविटीज हैं कि मुझे बाहर जाना हो या कुछ भाग लेना हो, वो बिल्कुल कम कर दी। तो समय गुजारने के लिए मैंने वही काम किया जो मैं समझता था कि मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। घर में ही रहना था तो मैंने ये साहित्य सेवा का काम शुरू किया, लिखना पढ़ना। तो शायद उसके कारण, क्योंकि मैंने बाहर की एक्टिविटीज कम कर दी, तो बीमारी का जो पीरियड है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मुझे ज्यादा समय मिला। क्योंकि शायद अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ होता तो बाहर वो भाग लेता या कुछ इस तरह से जाने वाने का बहुत रहता। तो दोनों ही, हर चीज के अच्छे और खराब दोनों पहलू होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो आपको बहुत सारी चीजों से वंचित रहना पड़ता है, पर आप जब घर में बंद के रह गए तो फिर दूसरा पहलू ये भी है कि आपको समय मिल रहा है, आप साहित्य में लगा रहे हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो मैंने सृजन किया है वो मुझे भी लगता है कि मेरी हैसियत के अनुसार कुछ ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। मुझे संतोष है जितना मैंने लिखा है, कि अभी भी बहुत सारे विषय चुने हैं, चाहता हूँ कि लिखूं, पर यही है कि शायद समय कितना मिलता है। जीवन में एक ऑफिस मतलब जॉब
वाले लोग जो होते हैं जब रिटायर्ड होते हैं तो बड़े असमंजस में रहते हैं कि अब दिन कैसे निकलेगा, क्या होगा, है ना? कहीं ना कहीं जीवन के अंत को की जो यात्रा है वो सोचने लग जाते हैं। और ऐसे में आप इतना हेल्थ से भी परेशान रहे, उसके बावजूद भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से समाज की भी सेवा की और अपना भी ख्याल रखा और इतनी सारी रचनाएं लिख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे दोहे लिख रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं। ये सच में बहुत ही प्रशंसनीय है और सभी के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। और आज के कार्यक्रम से काफी लोग जुड़े और आपको सुने। कमलेश जी तो काफी अच्छे सबका स्वागत है, धन्यवाद सभी का। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और आज इतना वक्त देने के लिए बहुत-बहुत और नरेश चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया, आमंत्रित किया, अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सभी श्रोतागण जो जुड़े हुए थे, आप सभी का धन्यवाद। यूं ही मनोबल बढ़ाते रहें और हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहें। मेरी तरफ से भी सभी का धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम देखा।